नमस्कार सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे कहानियाँ, हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में कितनी कहानियाँ हैं? 21 कहानियाँ हैं। तो ये परिंदे के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की है। तो ये एक एक पंक्ति को लेकर और एक एक शब्द को लेकर हम लोग डीपली कहानियां जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस वक्त पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी जो चल रहा है कि कुछ लोग कि सिलेबस चेंज हो गया, निगेटिव मार्किंग है, तो अभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं हुआ है। जब एनटीए की ओरिजिनल वेबसाइट पे ये चीज़ें अपलोड होंगी तभी पता चलेगा कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, आगे एग्जाम में रखी जाएंगी या नहीं। तो चलिए आज के सत्र को हम शुरू करते हैं। अमृतसर आ गया। क्वेश्चन है, शुरू में पंक्ति जो है उसको याद रखना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि किस रचना से संबंधित ये पंक्ति है। तो शुरू होता है कि गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में, देखो कहाँ की लड़ाई में पूछा जा सकता है, बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी थे। कितने पठान व्यापारी थे? संख्या भी पूछी जा सकती है। 3 पठान। उसमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह बड़ा आदमी हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर रहे हों, पर वे स्पष्टता मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की सी लहरियां उठ रही थीं। देखो पूछा जा सकता है किस फसल का जिक्र हुआ है, तो हमें याद रखना है गेहूं का। और मैं मन ही मन में बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली। देखो पहले बर्मा आया, फिर दिल्ली। याद रखना पड़ेगा, बर्मा, पेशावर भी याद रखना और दिल्ली क्रम से भी पूछा जा सकता है। फिर उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, वह झुटपुटा और गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य के जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं की जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता था कि बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदास के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं
आया था। कुछ लोग अपना घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान को आज़ाद होने का जोश था। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और यौम आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थीं। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। फिर क्या था कि वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी सी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। गाड़ी जो थी झेलम से निकल चुकी थी। जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें उबला हुआ मांस, नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वहाँ हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की रोटी बढ़ाकर खाने लगा। क्या आग्रह करने लगा था। उसके बाद काले बाबू ताकत आएगी, यानी खाले बाबू ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, यानी हम जैसा हो जाएगा। बीबी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दाल कोर, तू दाल खाता है या इसीलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता ये तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खजीर, तुम इधर, तुम्हें कौन देखता। आम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा कि ओ तू हमरे साथ बोटी तोड़, आम तेरे साथ दाल पिएगा। यानी तुम हमारे साथ रोटी तोड़ो या बोटी तोड़ो, हम तुम्हारे साथ दाल पिएंगे। इस पर हका उठा और दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। ओ कितना बुरा बात ये, आम खाता ये और तू हमारा मुंह देखता ये। सभी पठान मग्न थे। उसके बाद यहाँ इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए। स्टूल का है, सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए। इसीलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते, और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खीखी करने लगे। मांस नहीं खाता ये बाबू, तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता ये, फिर कहकर हाहा उठा। डब्बे में और फिर अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्फी आ गई थी। ओ इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो। आ जाओ जालिम, आओ जालिम, किस्सा खानी की बात करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन था, किसी ने पूछा, तो किसी ने कहा शायद वजीराबाद है। मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने के लिए उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वहां भागकर अपने डिब्बे में लौट आया। छल छलाते लोटे में पानी से गिर रहा था। लोटे में से जो पानी था वो गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भाग रहा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था कि नल पर खड़े और लोगों में
3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डिब्बे की ओर भागे गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को देख चुका था। देखते देखते प्लेटफार्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। फिर कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसीलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली का भी भाप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर, जो प्लेटफार्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ कि कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है, नहीं जगह है, बोल दिया, जगह नहीं, किसी ने कहा। बंद करो दरवाजा, यूं ही मुंह उठाए घुसे चले आते हैं। आवाजें आ रही थीं। जितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा कर रहा थे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहे। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर चिल्लाने लगता है, नहीं जगह है, अगले डिब्बे में जाओ, घुस आते हैं। उसके बाद दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचैले कपड़े और लटकती मूंछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान का काम करता होगा। वहाँ लोगों की शिकायतों, आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, वह अपने पीछे किसी से कह रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्ला रहे थे। सरदार जी को कूल्हे के बल उठ कर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, ढकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को यहाँ उठा लाया। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटते जा रहा था। संदूक के साथ रस्सियों से बंधे खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं ये इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ न देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से उस मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वही हाय हाय करती बैठ गई। फिर क्या हुआ? उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए बात करने के लिए समय नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों में बाद बड़ी बड़ी गठरियां आईं। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन ये? वह चिल्लाया। इस पर पठान दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया और जहां लाल वर्दी वाला एक कुली जो था वो सामान लिए खड़ा था, अंदर आ पहुंचा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी कि ये नेक बख्तों बैठने दो, आजा बेटी तू मेरे पास बैठ जा। उसकी लड़की जो थी, जैसे तैसे सफर काट लेंगे, छोड़ो बे जालिमों, बैठने दो।
अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि जब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया सामान, छूट गया। वह आदमी बदबदाहट सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाए जा रही थी, उतरो उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डहारा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल सी बेटी और उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया। छोटी सी बच्ची, उसके साथी बेरहमों, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफार्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे बगल में बैठे दुगली बाबू ने मेरी बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है देखो, आग लगी है। गाड़ी प्लेटफार्म पर छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते धुओं के बादल और उनमें लाभ पाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ स्टेशन पर, लोग भाग रहे थे, कहीं दंगा हुआ। शहर में आग लगी बात डिब्बे भर में मुसाफिर को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। तभी जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बों में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बों के अंदर देखा तो दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आप बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में चल रही थी। डिब्बों में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखों से पहले ज्यादा खुली खुली थीं। शायद संकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही है। कौन सा स्टेशन था यह, डिब्बे में किसी ने पूछा तो वजीराबाद किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक प्रतिक्रिया शुरू हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी ज्यादा गहरी हो गई थी। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिबिया निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिबिया निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओंठ नजर आते, लगता उसमें कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती तो वहीं सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिजती पीठ पर पानी की मशक लादे प्लेटफार्म लांघकर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी। औरत के डिब्बे में और औरत और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मार काट हुई, बहुत लोग मारे गए। लगता था इस बार मार काट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाज आने लगी। किसी अज्ञात आकाशवंश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा लाल पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बैग्रैत, तुम मर्द ये कि औरत ये, सीट से उठकर नीचे लेटता, तुम मर्द के नाम पर बदनाम करता। ये यह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वही उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू
बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बों में नई बैठक देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली। हल्का कर चुप हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर अपनी सीट पर जा बैठा। देर तक अपने कपड़ों को धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था, लेकिन मुमकिन नहीं कि किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से गाड़ी का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी। डिब्बों के मुसाफिर स्तंभ और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे को देखने लगते थे। कभी कभी रास्ते में रुक जाती तो गाड़ी के अंदर जो था, डिब्बों के अंदर सन्नाटा और गहरा हो उठता। केवल पठान जो थे वो निश्चिंत बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान उगने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया फिर सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब से काले मनकों की तहजीब निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगड़ाती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती थी। सहसा जो दुबला बाबू था, खिड़की से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों मानो उसकी आवाज को सुनकर करवट बदली। तभी ओ बाबू चिल्लाता ये क्यों? तहसबीह पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खीखी करके हंसा दिया। जाहिर है वह हंसपुरा की स्थितियों से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन से सीटी और उसकी एक रस रफ्तार टूट गई। थोड़ी देर बाद वह खटाक सा शब्द हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली। बाबू ने झांककर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया। उसने फिर से कहा, उछल कर कि खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ नीचे उतर। तेरी उस पठान बनाने वाले की। मैं बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तहजीब वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ए बाबू, ओ क्या ये बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू का उत्तर जो था वो उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर उठ बैठे। फिर बाबू ने कहा, नीचे उतर। तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता हरामजादे। तेरी उस ओ बाबू बक बक कर नहीं करो। ओ खजीर के तुम
गाली मत बको, हमने बोल दिया तो हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है, बाबू चिल्लाया और उछल कर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यहाँ लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर तक का सफर है, बाकी आराम से बैठो। उसके बाद मैं लात ना तोड़ूं तो कहना, गाड़ी में तेरे बाप की गाड़ी जो है तेरे बाप की है क्या? बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, ए जीण जोग्यो, आराम नाल बैठो, बे रब दियो बंदो, कुछ होश करो। उसके ओंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे, उसमें भी छींड़ सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाया जा रहा था, अपने घर में शेर बनता है, अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफार्म पर खड़े 2-3 गोमछे बालों के मुसाफिर टूट पड़े थे कि सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान 3-4 पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए। खिड़की से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही उसने पश्तो में बोलने लग गया कि मैंने घूमकर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था, न जाने वहां डिब्बे से कब निकल गया था। मेरा माथा ठिनका कि गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था, न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बों के भीतर होता था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और मुझे वहां बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी पीला था, माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। वह जाने उससे कहाँ मिल गई। डिब्बे में घुसते ही समय उसने छड़ अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। उसके बाद निकल गए हरामी, सबके सब निकल गए। फिर वह सिट्टा पिट्टा कर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल हो। पर गाड़ी में बहुत सी भीड़ थी। बहुत से नए जो थे मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी। फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। पर वह जो था बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बों में पुराने मुसाफिर ने भरपेट पूरियां खा ली और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी। आज उनके जान माल को खतरा नहीं था। उसके बाद नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ देर बाद लोग उगने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे से निकल गए, किस ओर गए, और उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिचकोलों में मैं खुद उगने लगा था। डिब्बों में लेट जाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर। किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की
सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी की खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी भी से फिर सामने वाली सीट पर टांग पसार कर लेट गए। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने की निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है, जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। उसके बाद इसी तरह जब वहाँ एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेट खिड़की से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लाग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बों के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरे पीठ पीछे डिब्बों के बाहर किसी चीज को खरोचने की आवाज आई थी। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा तो डिब्बे का दरवाजा बंद था। फिर मुझे फिर से दरवाजा खरोचने की आवाज आई। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा फटफटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की की ओर देखा तो सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़कर आया था। उसके कांधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी। उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी थी। फिर नजर बाहर की ओर गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कह रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़ जा, आजा। उसके बाद दरवाजे पर फिर से लाठी फटफटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ भी औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा कि बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है इधर? जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते खोलो दरवाजा, गाड़ी निकल जाएगी। उसके बाद वह आदमी खिड़की से अपना हाथ डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं जगह है, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से। बाबू चिल्लाया। उसी क्षण लपककर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्पष्ट शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो, और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर बाहर बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया कि और मेरी टांगें लरज गईं। मुझे लगा जैसे छड़ के बार उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डडकहारे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूटी। मुझे उसके खुले होंठ और चमकते दांत नजर आए। एक बार यह अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ाए और उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा। अधमुदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं कि वह कौन है और उससे किस अधबात का बदला ले रहा है। बीच अंधेरा कुछ और क्षण
गया था उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उसमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया, पर वास्तव में केवल क्षय के ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। उसके बाद नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसों जा रही थी कि उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक से चढ़ नहीं पा रहा, उसका पैर जम नहीं पा रहा, पर वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहारे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा और गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बूत का बूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा कि जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई और डिब्बे के अंधियारे के कोने में खिड़की के साथ सटकर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े-खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एकदम आगे बढ़ आया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। उसके बाद बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर बाद वह खड़ा डोलता रहा, फिर घूम कर दरवाजा बंद कर लिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक-एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उसे सूंघा, मानो जानना चाहता था कि उसके हाथों से जो खून की बू आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे-धीरे छिटपुटा छाने लगा। दिन खुलने लगा। साफ-सुथरी रोशनी चारों ओर फैलने लगी थी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छड़ खाक कर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की सी लहरियां उठने लगी थीं। सरदार जी बदन खुजवाते उठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथों से सिर के पीछे रखे सामान की ओर देखे जा रहा था। रात भर उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल उगाए थे। सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई, तुमसे डरकर ही पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी की चेहरे की ओर देखता रहा वो बाबू दुबला पतला। तो ये थी कहानी अमृतसर आ गया, जिसे हमने एक एक पॉइंट भी पढ़ा और देखा। अगर हम इस तरह से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग में बना रहता है। अगर एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो बना रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।